हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 8 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पॉलिटी यानी कि सिविक्स के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 5 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, साथ ही साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी लिंक प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से उसका सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के हल को हम देखेंगे। या कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो ये है हमारा अभ्यास प्रश्न फ्रेंड्स। पहला सवाल, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया, जो न्याय प्राप्त करने का प्रोसेस है, निष्पक्ष लगी, मतलब किसी के पक्ष में नहीं रहता? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। तो आइए फ्रेंड्स इसके हम उत्तर को देखते हैं। तो हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया क्या लगी है? निष्पक्ष लगी है। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का ब्यौरा दिया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोषी मानकर उसे 4 साल की कैद की सजा सुनाई। विनोद ने अपने वकील की सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सजा 4 साल से 3 साल कर दी गई। फिर इस फैसले से भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरे प्रकरण से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का क्या चलता है? पता चलता है। तो पूरा प्रोसेस आपने देख लिया फ्रेंड्स, किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया सफलता हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चलती है, तय होती है। दूसरे सवाल को हम देखेंगे। ये हमारा दूसरा सवाल, क्या ये गलती हो गया, यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया होगा। क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। मतलब अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उलटफेर कर सकते हैं। उसमें हम उसकी निष्पक्षता मतलब बराबर से नहीं हो रहा है, कहीं पे किसी में कोई खरीद बिक्री हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया में, तो क्या उसको हम कर सकते हैं? उसका मामला देखते हैं। हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने का है। हमने देखा फ्रेंड्स कि एक कोई मंत्री का भाई है जो क्या करता है, किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, उस जज को क्या करता है, वो खरीद लेगा या फिर उसको लालच देगा, किसी भी तरह का लालच, पैसे का लालच या फिर पोस्ट का लालच, और दे करके अपने भाई को क्या करता है, बेगुनाह साबित करवा लेता है। तो इसमें क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को ये प्रभावित करने वाला काम है। तीसरा सवाल, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों? दीवानी पुलिस, यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है। दीवानी पुलिस, प्रथम दर्ज रिपोर्ट करना, डैश डैश, वकील, अपने अपने पक्ष के सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना। फिर खाली जगह छोड़ा हुआ है और न्यायाधीश लिखा हुआ है, मुकदमे को सुनना, डैश डैश। यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले दीवानी पुलिस क्या करती है? दीवानी पुलिस प्रथम रिपोर्ट दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है, मामले की छानबीन करना, अभियुक्ति को गिरफ्तार करना, आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना, ये सब पुलिस का काम है। उसके बाद वकील क्या करते हैं? तो वकील का काम होता है अपने अपने पक्ष के में सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना, अदालत में दलील पेश करना, अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेशी के लिए तारीख लेना, अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना। ये वकीलों का काम है। अब उसके बाद न्यायाधीश का क्या काम आता है? तो न्यायाधीश मुकदमे को सुनता है, गवाहों के बयान को सुनता है, मुकदमों का अगली पेशी की तारीख देना या फिर पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना, ये न्यायाधीश का काम है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसको चैप्टर से भर के ऐप्स को बना सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे डायरेक्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मान लें आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ठीक है। न्याय देते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो मैं अगर एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर ना निकल सके। तो ये मैं खास बात का ध्यान रखूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
तो भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि अदालतों की जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम है। मतलब जो हमारी अदालतें हैं वो जनसंख्या जितनी हिसाब से बढ़ रही है तेज़ी से, उसके हिसाब से बहुत कम अदालतें हैं। अदालत में न्यायाधीशों की कमी होना, अदालत में न्यायाधीशों की कमी है। कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना, मतलब जो कागज़ का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होना, किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगना, ये सब क्या है फ्रेंड्स, तो न्यायिक प्रक्रिया को हमारी क्या करता है, मतलब कमियां हैं ये सब, इस हमको दूर करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से सरल रूप से चल सके। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।